हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का स्लीपी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर। हिस्ट्री फ्यू मिनट सीरीज में हमने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है लास्ट वीक से, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा पास किए गए वो सारे रेगुलेशंस, एक्ट्स एंड चार्टर्स जो ब्रिटिश इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के रिस्पेक्ट में पास किए गए इन बिटवीन 1757 एंड 1947। यूपीएससी का रिपीटेड थीम है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 की। हमारी लास्ट वीडियो में हमने बात की थी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की। अच्छा, हम पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 के प्रोविजंस को डिटेल में देखें उससे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर ये क्यों लाया गया था, वाई। अगर हमें वाई समझ में आ गया तो हमें पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 के प्रोविजंस को समझना आसान होगा। तो यहां पे अगर वाई समझना है तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जैसे कि हमने अपने लास्ट वीडियो में बात की थी कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के इंडियन अफेयर्स को रेगुलेट करने के लिए पास किया गया फर्स्ट एक्ट था। और यहां पे ब्रिटिश गवर्नमेंट को ईस्ट इंडिया कंपनी के इंडियन अफेयर्स पे सुपरवाइजरी पावर्स या रेगुलेटरी पावर्स जो हैं वो दिए गए थे। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि ये पावर्स क्यों दिए गए थे। तो आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये पॉलिटिकल, एथिकल एंड फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रही थी एंड इट हैड गॉन टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर अ बेल आउट। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन रिटर्न फॉर बेल आउट सुपरवाइजरी पावर्स मांगे। उन्हें लग रहा था कि अगर हम इन्हें सुपरवाइज करें, इनकी एक्टिविटीज को रेगुलेट करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी की सिचुएशन को सुधारा जा सकता है। बट आप देखेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को ईस्ट इंडिया कंपनी पर ये जो सुपरवाइजरी पावर्स दिए थे दे प्रूव्ड टू बी लार्जली इनइफेक्टिव। एज वेल एज आप एक और चीज नोटिस करेंगे कि स्टिल द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज in charge of overall affairs as far as the territories of East India Company in India were concerned। और आप देखेंगे कि सिचुएशन में कोई सुधार नहीं आया था। अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इट वाज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ मिसमैनेजमेंट, थोड़ा लिख लेते हैं, करप्शन, मेल एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल क्राइसिस। कब की हम बात कर रहे हैं? 1784 की। यानी कि सिचुएशन में कोई चेंज नहीं आया है। और आप देखेंगे कि ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस है इसके अंदर जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ इसका भी एक इंपॉर्टेंट रोल रहा, क्योंकि यहां पे कंपनी को सीवियर फाइनेंशियल लॉसेस हुए लेकिन द कंपनी डिड नॉट गेन एनीथिंग। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 1775 टू 1782, ये ध्यान रखिएगा। Again, because the company was facing financial crisis, it went to the British government for bailout। और अब ये completely feel हो चुका था कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स में सुधार लाना है as far as the ईस्ट इंडिया कंपनीज इंडियन टेरिटरीज वर कंसर्न्ड, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को, लेट मी राइट, ब्रिटिश गवर्नमेंट को ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स पर इफेक्टिव कंट्रोल देने की जरूरत है। बेसिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट की पोजीशन विज़-अ-वी ईस्ट इंडिया कंपनी सुप्रीम हो। ईस्ट इंडिया कंपनी शुड बी रिड्यूस्ड टू द पोजीशन ऑफ अ सबऑर्डिनेट टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो एक तो ये ठीक है। और क्या आप देखोगे कि इसके अलावा भी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 जो है उसके अंदर काफी सारे ड्रॉबैक्स थे रिलेटेड टू वेरियस प्रोविजंस ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 एंड दे फर्दर क्रिएटेड कंफ्यूजन एंड कॉन्फ्लिक्ट। इनको रिजॉल्व करना बहुत जरूरी था। अभी हम जल्दी से देखेंगे कि ड्रॉबैक्स क्या क्या थे। तो आप देखोगे इनको क्लियर करना बहुत जरूरी था, इनको ड्रॉबैक्स को हटाना बहुत जरूरी था अगर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है ईस्ट इंडिया कंपनी का एज फार एज द टेरिटरीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया वर कंसर्न्ड। तो इसके रिस्पेक्ट में आप देखेंगे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है ये दो लॉज लेके आई। एक द 1781 अमेंडमेंट एक्ट जिसको हम सेटलमेंट एक्ट ऑफ 1781 के नाम से भी जानते हैं, एंड द अदर वाज द पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, क्योंकि ये उस टाइम पे जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे विलियम पिट जूनियर, उनकी गवर्नमेंट के द्वारा पास किया गया था, तो इसको पिट्स एक्ट ऑफ 1784 कहते हैं। एंड विद रिस्पेक्ट टू इंडिया था तो इसको पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 कहा जाता है। पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 को हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन उससे पहले
हम एक बार रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के जो बाकी ड्रॉबैक्स हैं उनको देख लेते हैं। तो 2 ड्रॉबैक्स हमने ऑलरेडी देख लिए हैं। इनइफेक्टिव ओवरसाइट मैकेनिज्म वाज सेट अप, एंड सेकेंडली द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज स्टिल इन कमांड ऑफ द अफेयर्स ऑफ द इंडियन टेरिटरीज। अब इसके अलावा और क्या, आप देखेंगे कि हमने देखा था कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल है उसे कहा गया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और इसी के साथ में सेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत हुई थी, क्योंकि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की जो पोजीशन है विज़ावी द गवर्नर्स ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे वो सुप्रीम थी, गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे। ठीक है, आप देखेंगे वैसे तो ये ओवरऑल इंडियन अफेयर्स के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आंसरेबल है, बट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास में कोई वीटो पावर नहीं था, यानी कि उसे इफेक्टिव अथॉरिटी नहीं दी गई थी, क्योंकि आपको याद होगा इसकी जो 4 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसके साथ में मिलकर के ये डिसीजंस लिया करता था, और इन डिसीजंस के अंदर जो मेजॉरिटी रूल है वो एप्लीकेबल होता था, राइट? मेजॉरिटी रूल एप्लीकेबल था। तो यहां पे जरूरत थी कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोजीशन विज़ावी हिज एग्जीक्यूटिव मेंबर्स स्ट्रेंथन की जाए, तभी जाकर के जो क्राइसिस है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसे रिजॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रिस्पॉन्सिबल है, आंसरेबल है, बट उसके पास में इफेक्टिव अथॉरिटी नहीं है, विच वॉज लीडिंग टू कॉन्फ्लिक्ट एंड कंफ्यूजन, अल्टीमेटली एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी। दूसरा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की जो सुप्रीम पोजीशन है विज़ावी द गवर्नर्स ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे, आप यहां पे देखेंगे कि यहां पे भी जो पावर डिवीजन है इट वाज नॉट क्लियर, which again led to what? Confusion, conflict, indecisiveness and inefficiency in the administration, also corruption. इसके अलावा आपको याद होगा कि 1773 का जो एक्ट है उसके वाया सुप्रीम कोर्ट क्रिएट किया गया था एट फोर्ट विलियम इन कैलकाटा। अब सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है vis-a-vis the governor general of Bengal and his council, इसको लेकर के भी काफी कंफ्यूजन थी, काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी थी, और आप यहां देखोगे सुप्रीम कोर्ट के बीच में और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के बीच में एक टसल चल रहा था। सो अगेन यहां पे भी जो सिचुएशन है वो अच्छी नहीं थी। आप देखेंगे एज फार एज द कंफ्यूजन रिलेटेड टू द जुरिस्डिक्शन बिटवीन द सुप्रीम कोर्ट एट फोर्ट विलियम एंड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वर कंसर्न्ड, दे वर रिजॉल्व्ड बाय द 1781 अमेंडमेंट एक्ट। इसको ध्यान रखिएगा, हम अभी इसके प्रोविजंस को फटाफट से रिवाइज कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। बाकी के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए आप क्या देखेंगे, 1784 का जो एक्ट है पिट्स इंडिया एक्ट, उसको लाया गया। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं आपका, ये सब हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है, यू कैन जस्ट गो थ्रू इट, द ड्रॉबैक्स ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। हम देखेंगे अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781, या जिसको हम सेटलमेंट एक्ट ऑफ 1781 कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसको सेटलमेंट एक्ट ऑफ 1781 के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां पे क्या किया गया, यहां पे कहा गया कि जो गवर्नर जनरल हैं, उनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स हैं, और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सर्वेंट्स हैं, as far as they are acting in their official capacity, they are exempted from the jurisdiction of the Supreme Court. Secondly, आप यहां पे क्या देखेंगे कि जहां तक रेवेन्यू मैटर्स कंसर्न्ड हैं, the Governor General of Bengal and the Executive Council will be taking the final call rather than the Supreme Court. साथ ही साथ में यह भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का जो ज्यूरिसडिक्शन है ये अब कैलकाटा के सारे लोगों पे लागू होगा, यानी कि नेटिव्स पे भी लागू होगा। बट यह भी कहा गया साथ साथ में कि जो डिफेंडर्स पर्सनल लॉ है उसको इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, यानी हिंदूज को हिंदू लॉ के अंदर ट्राई किया जाएगा और मुस्लिम्स को मोहम्मदन लॉ के अंदर। इसके अलावा अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781 में और क्या था, आप देखेंगे कि जो प्रोविंशियल कोर्ट्स हैं
उनके ऊपर गवर्नर जनरल इन काउंसिल को सुप्रीम पावर दिए गए रेदर देन दी सुप्रीम कोर्ट। सो प्रोविंशियल कोर्ट से जो अपील थी वो गवर्नर जनरल इन काउंसिल सुनेगी रेदर देन दी सुप्रीम कोर्ट। इसी के साथ साथ में अगर प्रोविंशियल कोर्ट्स एंड काउंसिल्स के रिस्पेक्ट में कोई भी रेगुलेशन बनाना है, ये पावर भी गवर्नर जनरल और काउंसिल को दिया गया। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781 के वाया अगर हम सुप्रीम कोर्ट विज़-वी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड हिज काउंसिल देखें, इट बेसिकली फेवर्ड और वाज बायस्ड इन फेवर ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड हिज काउंसिल। ये ध्यान रखिएगा। So the jurisdiction of the Supreme Court at Fort William was curtailed as far as the Governor General, the servants of the company, the members of the Executive Council were acting in official capacity. The revenue matters, herein also the Governor General and his council were having the final say. Also with respect to the provincial councils and the provincial courts, the regulations were to be made by the Governor General in council rather than the Supreme Court, and the appeals from the provincial councils will be heard by the Governor General in council rather than the Supreme Court. ये ध्यान रखिएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 की तरफ। तो अभी तक आपको ये समझ आ चुका है कि पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 को लाने का मकसद क्या था। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के जो ड्रॉबैक्स हैं, जो शॉर्टकमिंग्स हैं, उनको एड्रेस करना, और साथ ही साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट को इफेक्टिव कंट्रोल प्रोवाइड करना, बेसिकली टू रिड्यूस द ईस्ट इंडिया कंपनी टू अ सबऑर्डिनेट पोजीशन विज़-वी द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 किसने पास किया था? तो आप देखेंगे कि ये ब्रिटिश पार्लियामेंट ने तब पास किया जब विलियम पिट द यंगर वाज द प्राइम मिनिस्टर। क्या क्या प्रोविजंस हैं इसके? सो आप देखेंगे पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 का जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन है वो है द कंपनीज टेरिटरीज इन द इंडिया वर कॉल्ड ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। सो आप देखेंगे कि कंपनी ने जितनी भी टेरिटरीज एक्वायर की थी इंडिया के अंदर, वो कंपनी की मेहनत थी, बट अब उन टेरिटरीज को क्या कह दिया गया? ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। बेसिकली इट मीन्स फॉर्मलाइजेशन of the sovereignty of British government over the Indian territories. So है मेहनत कंपनी की, बट क्या कहा जा रहा है? British possessions in India. So for the first time the company's dominions in India were referred to as British possessions in India via the Pitt's India Act of 1784। और ये हमें बता रहा है कि किस तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट का ओवरऑल कंट्रोल जो है ईस्ट इंडिया कंपनी पे वो स्ट्रांग होता चला जा रहा है। और आप देखोगे साथ ही साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी वाज रिड्यूस्ड टू अ सबऑर्डिनेट पोजीशन विज़-वी द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाया द पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। आप यहाँ पे देखेंगे कि इसके वाया एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल कॉन्स्टिट्यूट किया गया जिसमें 6 मेंबर्स होंगे, और कहा गया कि ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ये रिस्पॉन्सिबल होगा सभी सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू मैटर्स के मामले में एज फार एज द इंडियन टेरिटरीज ऑफ द ब्रिटिश आर कंसर्न्ड। यानी बेसिकली जो आपके पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स हैं उनके अंदर ये जो न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, जो बेसिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव था एंड वाज बेस्ड आउट ऑफ लंदन, इसको अपर हैंड दे दिया गया। और साथ ही साथ में कंपनी के जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं हु वर आल्सो प्रेजेंट इन लंदन ओनली, इनको कहा गया कि आप कमर्शियल मैटर्स जो हैं उनके अंदर फाइनल कॉल ले सकते हैं। एंड इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ डबल गवर्नमेंट सिस्टम और डुअल गवर्नमेंट सिस्टम इन केस ऑफ इंडिया। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वाया विच एक्ट द डबल गवर्नमेंट सिस्टम और द डुअल गवर्नमेंट सिस्टम of the Pitt's India Act of 1784 came to an end। तो अब क्या है कंपनी के रिस्पेक्ट में लंदन के अंदर अगर सेटअप आप देखें तो सबसे पहले आपको टॉप पर कौन मिलेगा? ब्रिटिश क्राउन है, उसके नीचे ब्रिटिश गवर्नमेंट है, और इधर की तरफ आप क्या देखोगे?
बोर्ड ऑफ कंट्रोल है जो बेसिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और इंडिया के रिस्पेक्ट में एज फार एज द ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया वर कंसर्न्ड, आप देखोगे कि जितने भी पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स हैं उनका ओवरऑल कंट्रोल जो है वो दे दिया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। तो सारे जो सिविल, मिलिट्री एंड रेवेन्यू अफेयर्स हैं दे वर इन द हैंड्स ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल अल्टीमेटली। जहां तक कंपनी के डायरेक्टर्स सिटिंग एट लंदन कंसर्न्ड है, आप देखोगे कि जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं इनके हाथ में कमर्शियल मैटर्स थे। कहा गया कि आपका एक्सपर्टीज वहीं पे है तो आप वहीं पे इसको फॉलो करो। तो इट लेड टू द बिगिनिंग ऑफ डुअल गवर्नमेंट सिस्टम इन केस ऑफ इंडिया। काफी इनएफिशिएंट था, बात करेंगे इसकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। इसके अलावा आप क्या देखेंगे, और आप यहाँ पे देखेंगे हमने बात की थी कि गवर्नर जनरल की जो पोजीशन है विज़-अ-वी हिज काउंसिल मेंबर्स, इसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत थी, क्योंकि अल्टीमेटली गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज द वन हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अफेयर्स ऑफ द ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया, द एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स और अदर मैटर्स रिलेटेड टू दोज टेरिटरीज, बट ही वाज नॉट हैविंग एनी इफेक्टिव पावर। तो यहां पे आप देखेंगे क्या किया गया, गवर्नर जनरल प्लस उसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें 3 मेंबर्स कर दिए गए इंस्टेड ऑफ 4। अब क्या हुआ, आप देखेंगे कि गवर्नर जनरल को अगर कोई भी रेगुलेशन पास करवाना है, ही जस्ट नीडेड द सपोर्ट ऑफ ओनली one of the members of the executive council instead of 2. So it was easy for him to pass the regulations as per his convenience, जो उसको ठीक लगे उसके अकॉर्डिंग। इसी के साथ साथ में आप देखेंगे कि करप्शन was a big issue। तो यहां पे कहा गया कि जितने भी सिविल एंड मिलिट्री ऑफिसर्स हैं उनको उनकी इंडिया में जितनी प्रॉपर्टी है एंड ब्रिटेन में जितनी प्रॉपर्टी है उसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्क्लोज करनी होगी, और जो करप्ट ऑफिसर्स हैं दे वर एंटाइटल्ड टू हार्श पेनाल्टीज। तो ये था पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। आप देखेंगे पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 लेड टू फॉर्मल प्रोक्लेमेशन ऑफ द ब्रिटिश सॉवरेंटी ओवर द कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया, बिकॉज नाउ द कंपनीज टेरिटरीज वर कॉल्ड ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। इट लेड टू बिगिनिंग ऑफ द डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट in London with respect to Indian affairs. The board of directors, which was basically representative of the British government, was in charge of the politico-administrative matters, civil, military and revenue affairs. And the company's court of directors was overall in charge of the commercial matters. Governor General की position को strengthen करने के लिए the number of members in his executive council were reduced to 3 from 4, so that just he needs support of only 1 member to pass any regulation, bill or policy. Apart from that, in order to check corruption, the officers who were posted in India, they were required to declare their assets in India as well as in Britain, and अगर लगता है कि उनके जो assets हैं वो उनकी income से disproportionate हैं, then they were taken to task. So this is all about Pitt's India Act 1784। मुझे लगता है हमने बहुत ही comprehensively cover किया है। इसी तरीके से अगर आप बाकी important topics को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा प्रीलिम्स क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट आप टोल फ्री नंबर पे कॉल करके 1800-890-3043 सुबह 9 से शाम को 5 बजे के बीच में फ्रॉम 9 AM टू 5 PM हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आपको फर्दर डिस्काउंट्स भी दे देंगे, या sleepy.classes@gmail.com पे लिख करके भी अपनी क्वेरी को हमसे पूछ सकते हैं। वेबसाइट पे भी जाके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। सारे फीचर्स आपको यहाँ नजर आ रहे हैं एंड बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे आपको ये सब कुछ मिल रहा है। तो थैंक यू सो मच, दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको वीडियो कैसा लगा। बाकी स्लीपी को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YT चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दो, सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन आ जाएंगे। थैंक यू सो मच।